हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग ट्रांसलेशन के बारे में जानेंगे। ट्रांसलेशन इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ सेंट्रल डॉग्मा। मतलब इस फेज में mRNA से बनेगा प्रोटीन चेन और पॉलीपेप्टाइड चेन। अब ट्रांसलेशन होगा कहाँ पर? ट्रांसलेशन होगा साइटोप्लाज्म में। वो यूकैरियोट हो या प्रोकैरियोट हो, दोनों में ही ट्रांसलेशन जो होगा वो होगा साइटोप्लाज्म में। यूकैरियोट्स में तो हमने देखा कि ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस के अंदर, तो वहाँ से mRNA का बनने के बाद वो बाहर आएगा साइटोप्लाज्म में। लेकिन प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन भी होता है साइटोप्लाज्म में, है ना। याद कीजिए, ऐसा डीएनए था, ऐसा डीएनए ऐसे करके ओपन होता था, आरएनए पॉलीमरेज, और ये जो है वो आरएनए चेन हो रहा है ना। तो प्रोकैरियोट में ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस चलता है साइटोप्लाज्म में, और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस चलते चलते ही उस पे आके राइबोसोम बैठ जाता है और ट्रांसलेशन भी शुरू हो जाता है। इसलिए इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स it is said that transcription and translation are coupled phenomenon। मतलब ट्रांसक्रिप्शन होते समय ही ट्रांसलेशन भी शुरू हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स के लिए। यूकैरियोट्स में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस यानी ट्रांसक्रिप्शन चलता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी हम लोग ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स पर ही कंसंट्रेट करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि ट्रांसलेशन होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो ट्रांसलेशन होने के लिए नंबर 1 mRNA ज़रूर चाहिए, क्योंकि mRNA में ही कोडॉन्स पाया जाता है। नंबर 2 अमाइनो एसिड्स चाहिए, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन है। नंबर 3 अमाइनो एसिड्स को कैरी करके लाने के लिए ट्रांसफ़र आरएनए या tRNA चाहिए। नंबर 4 राइबोसोम्स चाहिए। नंबर 5 कुछ एंजाइम्स चाहिए। एंजाइम्स के नाम मैं बाद में आपको बताता हूँ, ठीक है। फिर नंबर 6 कुछ ट्रांसलेशनल फैक्टर्स चाहिए, इनिशिएशन फैक्टर्स, एलोंगेशन फैक्टर्स एंड रिलीजिंग फैक्टर्स। इनिशिएशन फैक्टर्स 3 तरह का होता है। इनिशिएशन फैक्टर 1 IF1, इनिशिएशन फैक्टर 2 या IF2, इनिशिएशन फैक्टर 3 या IF3। एलोंगेशन फैक्टर 2 तरह का होता है, EF एलोंगेशन फैक्टर EFT एंड एलोंगेशन फैक्टर EFG। रिलीजिंग फैक्टर भी 3 तरह का होता है, RF1, RF2, RF3। आप ये सारे रिक्वायरमेंट्स अपने कॉपी पर लिख लो, अभी हम लोग इस प्रोसेस पे आएंगे, ठीक है। और कुछ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स भी लगता है, ATP GTP एट्सेट्रा, और मैग्नीशियम आयंस, डाइवैलेंट मेटल आयंस भी लगते हैं। तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी हम लोग प्रोसेस पे आते हैं। तो आप ये सब रिक्वायरमेंट्स ठीक से लिख लो कॉपी पर। अच्छा, अभी ये जो ट्रांसलेशन प्रोसेस हम देखेंगे यहाँ पे, उसमें 5 स्टेप होगा। स्टेप्स के नाम भी आप लिख लो। नंबर 1 एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। नंबर 2 चार्जिंग ऑफ tRNA मॉलिक्यूल्स। नंबर 3 इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस। नंबर 4 एलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। नंबर 5 टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये 5 स्टेप में ये पूरा ट्रांसलेशन प्रोसेस होगा, ठीक है। तो अभी आप ये वाइट बोर्ड को पूरा सेल साइटोप्लाज्म समझ लो। जो भी मैकेनिज्म होगा, जो भी रिएक्शंस होगा, सब साइटोप्लाज्म में ही होगा, ठीक है। और अभी हम लोग ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स के बारे में जान रहे हैं। अभी यूकैरियोट्स पे हम लोग नहीं डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो अभी समझ लो कि ये साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे सारे चीज़ मौजूद है। mRNA, tRNA, राइबोसोम्स, अमाइनो एसिड, सब कुछ प्रेजेंट है। अब प्रोसेस शुरू होगा। तो फर्स्ट जो स्टेप है वो है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स हमें पता है ना। सपोज यहाँ पे साइटोप्लाज्म में बहुत सारे अमाइनो एसिड्स है। ये एक अमाइनो एसिड, ये वाला एक अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड, बहुत ऐसे अमाइनो एसिड्स ऐसे साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ पड़ा है। अब अमाइनो एसिड्स का 2 एंड होता है, ये हमें पता है। एक एंड होता है कार्बोक्सिल एंड, एक होता है अमाइनो एंड, है ना। एक होता है कार्बोक्सिल एंड COOH, एक होता है NH2, या अमाइनो एंड। तो ऐसा सभी में है प्रेजेंट कार्बोक्सिल एंड और अमाइनो एंड। फर्स्ट स्टेप जो है वो है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये जो अमाइनो एसिड पड़ा है, ये सब एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड्स नहीं है, मतलब ये ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करने लायक नहीं है। ये ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करने लायक कैसे बनता है? जब इसके साथ आके AMP यानी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट जुड़ जाता है। अब अमाइनो एसिड्स के साथ AMP कैसे जुड़ेगा? AMP आएगा कहाँ से? AMP आएगा ATP से।
तो हमारे हाथ में ऑलरेडी अमाइनो एसिड्स है साइटोप्लाज्म में। अब इसके साथ आके जुड़ता है एटीपी, ये जोड़ने से बन जाता है AAAMP, है ना। अमाइनो एसिड्स के साथ AMP जुड़ गया। अब ATP में तो 3 फॉस्फेट होता है, मतलब 2 ऐसा पायरोफॉस्फेट रिलीज हो जाएगा। अब इस रिएक्शन में हेल्प करता है जो एंजाइम, उसका नाम है एमाइनो एसाइल। एंजाइम का नाम है एमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज या फिर एमाइनो एसाइल सिंथेटेज। अब ये एंजाइम क्या किया, आके ये जो अमाइनो एसिड है उसके साथ AMP को जोड़ दिया, लेकिन ये एंजाइम का काम यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाता है। इसलिए ये एंजाइम क्या करता है, इस कॉम्प्लेक्स के साथ ही जुड़ा रहता है। इसलिए हम लोग इस कॉम्प्लेक्स को ऐसे लिखेंगे E अमाइनो एसिड एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, या फिर अमाइनो एसाइलेटेड एडेनाइलेट, ऐसे करके हम लोग इसको लिखेंगे। अब ये जो AMP जुड़ गया अमाइनो एसिड के साथ, ये अमाइनो एसिड के कहाँ पे जुड़ता है, अमाइनो एसिड का जो कार्बोक्सिल एंड है उसके साथ ये AMP जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये जो अमाइनो एसिड्स अभी हम लोग के हाथ में हैं उसको हम लोग कहेंगे एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड। मतलब अमाइनो एसिड के साथ जब AMP जुड़ गया तो उसको हम लोग कहेंगे एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड। अभी ये ट्रांसलेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, चार्जिंग ऑफ tRNA मॉलिक्यूल्स। चार्जिंग ऑफ tRNA मॉलिक्यूल्स मतलब अब साइटोप्लाज्म में tRNA भी है। tRNA का स्ट्रक्चर हमें पता होगा, ऐसा होता है ना tRNA का स्ट्रक्चर, ऐसा क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर याद कीजिए, ऐसा tRNA का ये वाला 5 प्राइम एंड, ये वाला 3 प्राइम OH एंड है ना। तो चार्जिंग ऑफ tRNA का मतलब क्या है, tRNA का नाम tRNA क्यों है, क्योंकि वो ट्रांसफर RNA, किसको ट्रांसफर करेगा, अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करेगा। अब ये अमाइनो एसिड को तभी ट्रांसफर कर पाएगा जब ये अमाइनो एसिड को पकड़ लेगा या उसके साथ जुड़ेगा, है ना। तो tRNA के साथ अमाइनो एसिड जब जुड़ जाएगा तो उस tRNA को हम लोग कहेंगे चार्ज tRNA, मतलब उसका चार्जिंग हो गया। अब अमाइनो एसिड्स तो अभी एक्टिवेटेड फॉर्म में है, तो हमारे पास अभी क्या है, एंजाइम जुड़ा हुआ AAAMP, ये कॉम्प्लेक्स हमारे हाथ में है। अब आ गया tRNA, तो क्या होता है, tRNA के साथ अमाइनो एसिड्स आके जुड़ जाता है। अमाइनो एसिड्स के कार्बोक्सिल एंड में AMP जुड़ा हुआ था ना, तो वहां से AMP निकल जाता है और कार्बोक्सिल एंड से ही tRNA का जो 3 प्राइम OH है इस हिस्से में आके अमाइनो एसिड बाइंड कर जाता है। मतलब कॉम्प्लेक्स का नाम अभी बन गया AATRNA, ठीक है। तो क्या निकल गया, निकल गया AMP, देखिए AMP निकल गया। और सेम एंजाइम ही ये काम करता है, एंजाइम का काम भी खत्म, अभी ये एंजाइम भी यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारे हाथ में अभी आ गया अमाइनो एसाइलेटेड tRNA या चार्ज tRNA। मतलब अभी जो tRNA है वो सब दिखने में ऐसा होगा, यहाँ पे अमाइनो एसिड आके बैठ गया, ठीक है। तो अमाइनो एसिड को छोड़ देंगे तो सिर्फ tRNA। अब tRNA के 3 प्राइम एंड में आके बैठ गया कौन, अमाइनो एसिड। कौन सा एंड से आके जुड़ गया, कार्बोक्सिल एंड से। मतलब अमाइनो एसिड का कौन सा एंड फ्री रह गया, अमाइनो एंड फ्री रह गया, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसको हम लोग कहेंगे चार्ज tRNA। तो ट्रांसलेशन का पहला जो 2 स्टेप्स है, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड और चार्जिंग ऑफ tRNA, पता चल गया। मतलब अभी साइटोप्लाज्म में जितना भी tRNA है सब उसके 3 प्राइम OH एंड में पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के साथ जुड़ गया है। पर्टिकुलर क्यों, क्योंकि tRNA के ये वाला क्या है, एंटीकोडन लूप है ना, यहाँ पे एंटीकोडन रहता है, mRNA में कोडॉन रहता है। तो कोडॉन जिस अमाइनो एसिड को कोड करता है वही अमाइनो एसिड आके यहाँ पे बैठेगा। जो एंटीकोडॉन कोडॉन का एकदम क्या बोलूँ, मतलब कोडॉन के साथ एंटीकोडॉन का जो जुड़ने का जो स्टाइल है वो तो एकदम पर्टिकुलर है ना। स्पेसिफिक कोडॉन के साथ तो स्पेसिफिक एंटीकोडॉन ही जुड़ेगा। तो वो वाला कोडॉन जिस अमाइनो एसिड को कोड करता है तो उस कोडॉन का जो एंटीकोडॉन जिस पे रहेगा उसके साथ आके वही पर्टिकुलर अमाइनो एसिड बाइंड करेगा, ठीक है। चलिए अभी आते हैं इनिशिएशन फेज पे।
हेडिंग कीजिए इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस। अब इनिशिएशन में सबसे पहले इनिशिएशन बोलने से पहले आपको एक चीज़ और बोल देता हूँ कि ये रहा एक mRNA जिसका ट्रांसलेशन होगा, तो उसका ये वाला 5 प्राइम एंड, ये वाला 3 प्राइम एंड, ठीक है। तो इसमें तो न्यूक्लियोटाइड चेन है, सपोज 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके न्यूक्लियोटाइड्स हैं। इसके पहले भी है AUG, मतलब इनिशिएशन कोडॉन। अब इनिशिएशन कोडॉन यहाँ पे है, ऐसा होते होते सोच लीजिए कि यहाँ पे है UAG, ये एक टर्मिनेशन कोडॉन है ना, ये एक इनिशिएशन कोडॉन है, ये एक टर्मिनेशन कोडॉन है। मतलब जो ट्रांसलेशन होगा वो यहाँ से शुरू करके इस हिस्से तक होगा, इतना पोर्शन में, तो ये पोर्शन में ट्रांसलेशन नहीं होगा और ये वाला पोर्शन में भी ट्रांसलेशन नहीं होगा। इस रीजन को हम लोग कहेंगे 5 प्राइम UTR, यानी 5 प्राइम एंड की ओर अनट्रांसलेटेड रीजन, यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं होगा। और ये जो रीजन है इसको हम लोग कहेंगे 3 प्राइम UTR या 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन, ठीक है। अभी इसको हम लोग अपस्ट्रीम भी कह सकते हैं। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम तो हमें पता है, ये अपस्ट्रीम है, ये डाउनस्ट्रीम है, इस तरफ डाउनस्ट्रीम कहते हैं। अब क्या होता है, ट्रांसलेशन शुरू होने के लिए सबसे पहले mRNA के साथ आके राइबोसोम का जुड़ना जरूरी है। हाँ, तो 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन में इनिशिएशन कोडॉन से करीबन 8 या 10 न्यूक्लियोटाइड दूर एक सीक्वेंस रहता है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस रहता है, वो भी 5-6 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग सीक्वेंस हो सकता है। ऐसा होता है वो सीक्वेंस AGG AG या फिर AGG AGG, ऐसा एक स्पेसिफिक सीक्वेंस रहता है। और प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम्स पाया जाता है वो तो 70S होता है, उसका जो स्मॉलर सब यूनिट है, ये वाला समझिएगा स्मॉलर सब यूनिट। तो राइबोसोमल सब यूनिट्स में राइबोसोमल RNA रहता है ना, तो यहाँ पे एक राइबोसोमल RNA रहता है जिसको हम लोग कहते हैं 16S राइबोसोमल RNA। तो उसमें एक सीक्वेंस रहता है, जो सीक्वेंस ये वाला सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंटरी, मतलब UCC ऐसा, ये जो सीक्वेंस पाया जाता है mRNA के इनिशिएशन कोडॉन के अपस्ट्रीम में, इसको हम लोग कहते हैं SD सीक्वेंस या फिर शाइन डालगार्नो सीक्वेंस। याद रहेगा इसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए इसका कॉम्प्लीमेंटरी सीक्वेंस ये है ना, ये कॉम्प्लीमेंटरी होने के कारण राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट यहाँ पे आके ऐसे करके बैठ जाता है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो 16S rRNA है उसका सीक्वेंस है शाइन डालगार्नो सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंटरी, तो उसके साथ बेस पेयरिंग होने के कारण ये स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आके, या जहाँ से ट्रांसलेशन शुरू होगा वहाँ पे आके बैठ सकता है, ठीक है। और ये बाइंडिंग में हेल्प करता है। और एक इनिशिएशन फैक्टर जिसका नाम है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ IF3। याद कीजिए मैंने 3 इनिशिएशन फैक्टर बोला ना, IF1 IF2 IF3, तो IF3 ये बाइंडिंग में हेल्प करता है। तो mRNA के साथ राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट या 30S, ये वाला तो राइबोसोम का 30S सब यूनिट, तो mRNA के साथ राइबोसोम का 30S सब यूनिट आके बैठ गया। तो अभी इनिशिएशन फेज चल रहा है। अभी क्या होगा, अभी इनिशिएशन कोडॉन पे आके बैठेगा tRNA। अब यहाँ पे कौन सा tRNA आएगा, वही tRNA आएगा जो फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन के साथ जुड़ा है। मतलब वही tRNA आके यहाँ पे जुड़ेगा, वही tRNA आएगा जिसका 3 प्राइम एंड में कौन बैठा है, 3 प्राइम एंड में बैठा है F-MET यानी फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन। अब यहाँ पे कौन सा एंटीकोडन होगा, देखिए AUG, मतलब यहाँ पे UAC एंटीकोडन होना चाहिए ना, तभी तो कोडॉन एंटीकोडन में पेयरिंग होगा। अब
फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन तो जो 20 अमाइनो एसिड्स है उनमें होता नहीं है। मिथियोनिन एक अमाइनो एसिड है। अब जिस टीआरएनए का एंटीकोडन में यूएसी है उसके साथ पहले जुड़ता है मिथियोनिन, फॉर्माइलेटेड नहीं रहता है। उस मिथियोनिन के साथ आके बाद में फॉर्माइल ग्रुप यानी CHO ग्रुप आके बाइंड करता है। कहाँ से बाइंड करता है? N10 फॉर्माइल टेट्रा हाइड्रोफोलेट, यहाँ से फॉर्माइल ग्रुप को लाके मिथियोनिन से जोड़ देता है। कौन? एक एंजाइम जिसका नाम है ट्रांसफॉर्माइलेज। ठीक है, ट्रांसफॉर्माइलेज। ठीक है, ये आप याद नहीं भी रख सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये जान लो कि इनिशिएशन कोडॉन कौन से अमाइनो एसिड को कोड करता है? इनिशिएशन कोडॉन या AUG, याद रखना अगस्त महीना से। ठीक है, अगस्त मंथ जो होता है उससे याद रखना। AUG कोड करता है एफमेट या फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन को, मतलब यहाँ पे आके वही टीआरएनए बैठेगा जिसका 3' OH एंड में एफमेट जुड़ा है। अब इसको यहाँ पे लाने में हेल्प कौन करेगा? इसको यहाँ पे लाने में हेल्प करेगा इनिशिएशन फैक्टर 2, IF2। इनिशिएशन फैक्टर 2 पहले जुड़ता है GTP के साथ, तो क्या कॉम्प्लेक्स बन गया? IF2 GTP कॉम्प्लेक्स। अब ये IF2 GTP कॉम्प्लेक्स आके इस टीआरएनए के साथ जुड़ जाता है, फिर ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स बन जाता है, मतलब IF2 GTP एफमेट टीआरएनए, एफमेट प्लस टीआरएनए, ये पूरा कॉम्प्लेक्स को लाके यहाँ पे बैठा देता है। कौन? ऐसे करके यहाँ पे बैठा देता है IF1। ठीक है, तो IF2 GTP पहले इस कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ता है, फिर पूरा सबको लाके यहाँ पे बैठा देता है IF1। अब देखिए इनिशिएशन कोडॉन पे टीआरएनए आके बैठ गया जिसके सर पर यानी 3' OH एंड पर फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन है। लेकिन अभी तक राइबोसोम का स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि राइबोसोम में तो लार्जर सब यूनिट भी रहता है ना। अब आएगा राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट। तब इनिशिएशन कोडॉन में जैसे ही टीआरएनए आके बैठ जाता है तब आता है राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट। राइबोसोम का जो लार्जर सब यूनिट है वो है 50S। वो आके इसके ऊपर ऐसे करके बैठ जाता है। ये साइज में बड़ा होता है और यहाँ पे ऐसा राइबोसोम के लार्जर सब यूनिट में ऐसे 3 स्पेस रहता है जिसको हम लोग कहते हैं EPA साइट, E साइट, P साइट, A साइट। E साइट मतलब एग्जिट साइट, P साइट मतलब पेप्टिडिल साइट, A साइट मतलब एमाइनो एसाइल साइट। एमाइनो एसाइल साइट में अभी क्या होगा देखिए, ये एक एक साइट का जो साइज है वो है एग्जैक्टली 1 कोडॉन। यहाँ पे आके सिर्फ एक ही टीआरएनए बैठ सकता है, इसका साइज ऐसा है। तो ए साइट में नया टीआरएनए आके बैठेगा, ई साइट में क्या होगा हम लोग बाद में आते हैं। ठीक है, तो ये जो राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट आके यहाँ पे बैठ गया, तो ऐसे बैठा कि जो इनिशिएशन कोडॉन में जो टीआरएनए है वो पी साइट में गिर गया। ठीक है, तो ये रहा इनिशिएशन। अभी इनिशिएशन फेज ऑलमोस्ट यहीं पे खत्म होता है। ऑलमोस्ट क्यों? क्योंकि ये राइबोसोमल सब यूनिट बैठने के कारण जो जीटीपी था ना, यहाँ पे IF2 GTP आके बैठा था ना, तो जीटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है, तो वो होने के कारण वहाँ से GDP निकल जाता है और जो इनिशिएशन फैक्टर्स था IF1, IF2 एंड IF3 ये सारे यहाँ से निकल जाता है, क्योंकि इसका काम अभी ख़त्म हो गया। तो अभी देखिए राइबोसोम का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो गया है ना। ये वाला 30S सब यूनिट, ये वाला 50S सब यूनिट, तो मिला के क्या हुआ 70S। प्रोकैरियोट का राइबोसोम 70S है, ये तो हमें पता होगा। चलिए, तो यहाँ तक हो गया इनिशिएशन फेज। अभी आते हैं एलोंगेशन फेज पे। एलोंगेशन फेज मतलब अभी एक के बाद एक जो कोडॉन है वहां पे टीआरएनए आएगा। कौन सा टीआरएनए? जो अपने 3' OH एंड पे एमाइनो एसिड को पकड़ के बैठा है, मतलब जिसका चार्जिंग ऑलरेडी हो गया। तो एक के बाद एक टीआरएनए ऐसे आएगा और एमाइनो एसिड्स आसपास जब आएगा तो उसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा और ये एमाइनो एसिड का चेन या प्रोटीन चेन लंबा होता जाएगा। तो अभी क्या होता है अभी हम लोग देखते हैं। तो अभी हेडिंग कीजिए एलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। इनिशिएशन तो हो गया, अभी एलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। एलोंगेशन में
सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे और एक कोडॉन आ गया, एक पकड़ लीजिए कोई भी एक, सपोज CCA। अब यहाँ पे CCA है, मतलब जो tRNA आएगा वो tRNA का क्या होगा, वो tRNA का एंटीकोडॉन लूप में एंटीकोडॉन क्या होना चाहिए, GGU होना चाहिए ना, GGU होना चाहिए ना, वही होगा। अब CCA जिस अमाइनो एसिड को कोड करता है वो अमाइनो एसिड यहाँ पे बैठा है, एकदम सिंपल। अच्छा, अब ये एलोंगेशन फेज चल रहा है, या तो यहाँ पे कौन फैक्टर हेल्प करेगा, इनिशिएशन फैक्टर, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे हेल्प करेगा एलोंगेशन फैक्टर। एलोंगेशन फैक्टर में यहाँ पे काम करता है EFT, एलोंगेशन फैक्टर T। एलोंगेशन फैक्टर T दोनों पॉलीपेप्टाइड से बनता है, मतलब इसका 2 सब यूनिट है, क्या क्या, एक है TS, एक है TU। मतलब एलोंगेशन फैक्टर T जब अकेले रहता है, कोई काम नहीं करता है, तो वो EFTU और EFTS एक साथ रहता है। अब जब ये काम करेगा, मतलब ये tRNA को लाके यहाँ पे बैठाएगा, तब क्या होता है, ये जो TS और TU एक साथ था वो क्या होता है, TS को छोड़ देता है, मतलब सिर्फ TU पड़ा रहता है, और ये GTP के साथ बाइंड करता है, TS को छोड़ के उसके जगह पे ये वो GTP के साथ बाइंड कर जाता है। मतलब हो गया EFTU GTP कॉम्प्लेक्स, है ना, EFTU GTP। अब ये EFTU GTP क्या करता है, इस कॉम्प्लेक्स के साथ आकर जुड़ जाता है। सपोज ये वाला है EFTU, यहाँ पे है GTP, समझ में आ रहा है। पहले TU ने TS को छोड़ दिया, उसके जगह पे GTP को पकड़ लिया, तो बन गया EFTU GTP कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स जुड़ गया tRNA के साथ, जिसके 3' OH चेन में अमाइनो एसिड बैठा है। अब ये कॉम्प्लेक्स को लाके बैठा देता है यहाँ पे, यहाँ पे अमाइनो एसिड जैसा है वैसा है। अब वो कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पे है, ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ तो क्लमजी हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स भी है। अब ये बैठाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए GTP का हाइड्रोलाइसिस होता है, तो GTP से क्या बन जाता है, GDP। अब जैसे ही GDP बन जाता है तो ये EFTU GDP ये tRNA को छोड़ के निकल जाता है। तो यहाँ से क्या निकल गया, EFTU GDP था GTP, लेकिन हाइड्रोलाइसिस हो गया, GDP बन गया। फिर से ये EFTU का क्या करता है, ये GDP को छोड़ देता है, और जब वो पहले उसका पुराना पार्टनर कौन था, पुराना पार्टनर था TS के साथ वो फिर से जुड़ जाता है, तो क्या हो जाता है, देखिए वो फिर से इस फॉर्म में आ जाता है ना। तो इसको कहते हैं EFT साइकिल। देखिए पहले EFTU ने TS को छोड़ दिया, GTP को पकड़ लिया, फिर ये पूरा काम हो जाने के वक्त जैसे ही GTP GDP में कन्वर्ट हो गया, फिर उसने GDP को छोड़ के उसका पुराना पार्टनर या TS को पकड़ के पुराना फॉर्म में चला गया। क्यों, क्योंकि वो फिर से ये साइकिल रिपीट करेगा और दूसरा tRNA को पकड़ के फिर से लाएगा, ये काम वो रिपीट करेगा, ठीक है। तो अभी चल रहा है एलोंगेशन। तो एलोंगेशन में ये रहा पहला स्टेप, जहाँ पे हमने देखा कि नया tRNA आके राइबोसोम के ए साइट में आके बैठा। देखिए अभी जितना प्रोसेस आगे चलेगा हम लोग देखेंगे कि नया जो tRNA आएगा वो ए साइट में ही पहले घुसेगा, लेकिन एकमात्र जो इनिशिएशन कोडॉन में आके जो tRNA बैठा, मतलब जो tRNA फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन को कैरी करता है, वो ही डायरेक्ट पी साइट में आके बैठा था। मतलब राइबोसोम तो बाद में आया, मतलब जो भी हुआ वो जो tRNA है वो सबसे पहले आके पी साइट में बैठा, वो ए साइट में कभी भी नहीं गया। लेकिन इसके बाद जो भी tRNA आएगा वो पहले ए साइट में आएगा, फिर वहां से पी साइट में जाएगा, वहां से ई साइट में जाएगा, वहां से निकल जाएगा, ठीक है। तो अभी आ गया दूसरा अमाइनो एसिड। अब याद कीजिए कि ये जो मैंने अमाइनो एसिड कहा था, इसका ये जो अमाइनो एसिड्स है वो कार्बोक्सिल एंड से जुड़ा है ना tRNA के साथ। मतलब इसका जो ओपन या फ्री एंड है, ये कौन सा एंड है, ये NH2 एंड है ना, अमाइनो एंड है ना। राइबोसोम के पी साइट और ए साइट के बीच में यहाँ पे एक एंजाइम बैठा रहता है। इस एंजाइम का नाम क्या है, इस एंजाइम का नाम लिख लीजिए। इस एंजाइम का नाम है पेप्टिडिल
ट्रांसफरेज। ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम पी साइट में जो अमाइनो एसिड बैठा है उसको टीआरएनए से खोलता है। जैसे ही यहाँ से इस अमाइनो एसिड को वो निकाल लेता है तो उसका कौन सा एंड फ्री हो जाता है, कार्बोक्सिल एंड। या ए साइट में जो टीआरएनए में जो अमाइनो एसिड बैठा है उसका कौन सा एंड फ्री है, अमाइनो एंड। तो ये कार्बोक्सिल एंड और अमाइनो एंड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन सकता है ना। पेप्टाइड बॉन्ड मतलब क्या, CONH बॉन्ड। तो CONH बॉन्ड बन जाएगा। जैसे ही यहाँ से ये वाला अमाइनो एसिड खोल जाएगा और यहाँ पे आके बैठ जाएगा तो ये फिगर कुछ दिखने में ऐसा होगा ना। देखिए तो यहाँ पे आके बैठ गया, देखिए तो ये रहा फर्स्ट अमाइनो एसिड, ये रहा सेकेंड अमाइनो एसिड। पी साइट में जो टीआरएनए था उसमें जो अमाइनो एसिड था वो खुल गया, मतलब टीआरएनए फ्री हो गया। ठीक है, तो इस स्टेप को हम लोग कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन स्टेप। ठीक है, या फिर ट्रांसपेप्टिडेशन। ठीक है, अभी भी एलोंगेशन चल रहा है। अब एलोंगेशन का आगे क्या होगा, अब राइबोसोम को आगे चलना होगा क्योंकि देखिए नेक्स्ट कोडॉन तो यहाँ पे है। अब टीआरएनए जो आएगा वो तो ए साइट में आके बैठेगा। अब राइबोसोम अगर फिक्स्ड रहेगा तो ये कैसे चलेगा। अभी राइबोसोम को आगे बढ़ना है, तो राइबोसोम को आगे बढ़ने के लिए उसका कुछ कॉन्फॉर्मेशनल या स्ट्रक्चरल चेंज चाहिए। तो वो चेंज या फिर वो शक्ति कहाँ से आता है, वो लाता है और एक एलोंगेशन फैक्टर। याद कीजिए एलोंगेशन फैक्टर टी और एलोंगेशन फैक्टर जी मैंने कहा था ना। तो एलोंगेशन फैक्टर जी जीटीपी के साथ बाइंड करता है तो बन जाता है EFG जीटीपी कॉम्प्लेक्स। वो जीटीपी कॉम्प्लेक्स आके इस राइबोसोम में बैठता है, फिर जीटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है, वहाँ से जो एनर्जी बनता है उस एनर्जी के कारण से ये राइबोसोम 1 कोडॉन शिफ्ट करता है डाउनस्ट्रीम की ओर। 1 कोडॉन एट ए टाइम, ओनली 1 कोडॉन। अब एक कोडॉन अगर ये शिफ्ट करेगा तो देखिए तो वो फोटो कुछ ऐसा होना चाहिए ना। देखिए mRNA जैसा था वैसा ही, कुछ चेंज नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे था इनिशिएशन कोडॉन, यहाँ पे था दूसरा कोडॉन, ये रहा तीसरा कोडॉन। अभी राइबोसोम आगे निकल गया, एक कोडॉन आगे निकल गया। ठीक है, अगर राइबोसोम एक कोडॉन आगे निकल गया तो ऐसा, ठीक, ये वाला है E साइट, ये वाला है P साइट, ये वाला है A साइट, EPA साइट। P साइट और A साइट के बीच में कौन सा एंजाइम बैठा है, पेप्टिडिल ट्रांसफरेज। ठीक है, अब देखिए जैसे ही एक कोडॉन आगे गया, जो टीआरएनए P साइट में बैठा था वो कहाँ पे जाएगा, राइबोसोम सिर्फ आगे गया, mRNA या टीआरएनए कुछ भी आगे नहीं गया, सिर्फ राइबोसोम। तो क्या होगा, ये वाला एक कोडॉन पीछे चला जाएगा, ये वाला एक कोडॉन पीछे चला जाएगा, मतलब वो नहीं पीछे जाएगा, राइबोसोम आगे गया तो उसके रिस्पेक्ट में, मतलब ये AUG जो कोडॉन है इनिशिएशन कोडॉन वो कहाँ पे था, P साइट में था। तो यहाँ पे क्या होगा, AUG आ गया E साइट में, CCA जो कोडॉन था वो था A साइट में, यहाँ पे क्या होगा देखिए CCA यहाँ पे। अब ये जो कोडॉन अभी बाहर था वो आ गया A साइट में, कुछ भी पकड़ लीजिए, GCG पकड़ लीजिए, है ना। तो ये देखिए ये वाला जो टीआरएनए है ऐसा है, ये जो टीआरएनए है वो आ गया P साइट में। यहां पे क्या बैठा है, इसके सर में एक अमाइनो एसिड खुद का था, फिर उसके साथ ये वाला भी था, ऐसे हालत में है ना। देखिए अब A साइड, देखिए A साइड जो है वो यहाँ पे खाली है। अब यहाँ पे क्या होगा, वही EFT का जो साइकिल है वो साइकिल होगा, यहाँ पे नया टीआरएनए आएगा। देखिए एकदम सिंपल है ना प्रोसेस, नया टीआरएनए, इसके सर पे और कोई एक नया अमाइनो एसिड बैठा है, उसका कौन सा एंड फ्री है, यहाँ पे उसका अमाइनो एंड फ्री है NH2। यहाँ पे जो अमाइनो एसिड टीआरएनए के साथ जुड़ा है कौन सा एंड से, कार्बोक्सिल एंड से। ये पेप्टिडिल ट्रांसफरेज क्या करेगा, P साइट से अमाइनो एसिड को खोल के A साइट का जो अमाइनो एसिड है उसके साथ जोड़ देगा। तो यहाँ पे ये 3 अमाइनो एसिड लंबा हो जाएगा ना, ठीक। तो यहाँ से ये खुल गया, देखिए एलोंगेशन चल रहा है।
फिर क्या होगा, फिर राइबोसोम एक कोडन आगे जाएगा, फिर ए साइट खाली हो जाएगा। अभी जो ई साइट में जो बैठा है ये तो खाली है, इसका तो कोई काम नहीं है, इसका नाम क्या है, एग्जिट साइट। मैंने बोला था ना कि एग्जिट साइट का काम मैं बाद में बोलूंगा, अभी वो टाइम है बोलने का। देखिए अभी ई साइट में कौन सा टीआरएनए आ गया जिसके साथ अमाइनो एसिड पहले जुड़ा था, अभी उसका अमाइनो एसिड तो यहाँ पे चला गया, इसका कोई काम नहीं है। जैसे ही ये राइबोसोम अभी और एक कोडॉन आगे जाएगा, ये टीआरएनए क्या होगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, इसका कोई काम नहीं है। इसलिए इस साइट का नाम है एग्जिट साइट, ठीक है। तो ये एलोंगेशन चल रहा है। ऐसे ही चलते 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 ऐसा एक वक्त आएगा जब ए साइट पे आ जाएगा टर्मिनेशन कोडॉन, ठीक है। हम लोग वहां तक चलते हैं, इसी फिगर में हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये रहा टर्मिनेशन कोडॉन। अभी जो राइबोसोम है वो राइबोसोम चलते चलते आ गया इतना दूर, ये रहा राइबोसोम यहां तक आ गया। ये देखिए ई साइट, पी साइट, ए साइट, ठीक है। तो यहां पे तो एक खाली टीआरएनए बैठा है, यहाँ पे भी एक टीआरएनए बैठा है जिसके सर पे बहुत सारा अमाइनो एसिड है, बहुत सारा अमाइनो एसिड। ये तो बहुत लंबा हो चुका है ना। ये देखिए ऐसा था, फिर ऐसा, तो ये बहुत अमाइनो एसिड लंबा हो गया, मतलब प्रोटीन चेन तैयार हो गया। अब यहाँ पे ए साइट पे क्या आ गया, यूएजी। ये तो एक टर्मिनेशन कोडॉन है, ये तो किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करता है। अभी क्या होगा, 3 टर्मिनेशन फैक्टर का नाम मैंने बताया था। देखिए रिलीजिंग फैक्टर कहते हैं उसको, RF1, RF2, RF3। RF1, RF2 टर्मिनेशन कोडॉन्स को वो आइडेंटिफाई कर सकता है। RF1 UAA और UAG को आइडेंटिफाई कर सकता है। RF2 UAA और UGA को आइडेंटिफाई कर सकता है। हमें तो पता ही है कि टर्मिनेशन कोडॉन 3 है, UAA, UAG एंड UGA। तो RF1 इन दोनों को आइडेंटिफाई करता है, RF2 इन दोनों को आइडेंटिफाई करता है। देखिए सेम है, UAA को RF1, RF2 दोनों ही आइडेंटिफाई कर सकता है। RF3 किसी भी टर्मिनेशन कोडॉन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है, लेकिन RF3 GTP के साथ जोड़ सकता है, जिसके कारण RF1 या RF2 को वो एक्टिवेट करता है ताकि वो आके यहाँ पे बैठ जाए। अब इन लोगों का काम है ये सारे कॉम्प्लेक्स को तोड़ देना ताकि प्रोसेस खत्म हो पाए। अब जैसे ही टर्मिनेशन कोडॉन पे UAG आ गया, यहाँ पे देखिए UAG को कौन आइडेंटिफाई करता है, UAG को RF1 आइडेंटिफाई करता है। तो RF3 GTP के साथ बाइंड करेगा, फिर RF1 को लाके यहाँ पे बैठा देगा। तो ये रहा RF1 आके बैठ गया। उसके साथ कौन है, RF3 है जो GTP के साथ जुड़ा है। देखिए तो ए साइट में जो कोडॉन आ गया वो टर्मिनेशन कोडॉन होने के कारण वो साइट ब्लॉक हो गया। अब यहाँ पे तो कोई टीआरएनए आ नहीं पाएगा, ब्लॉक हो गया है ना। तो अभी ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, अभी ये कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है राइबोसोम, टीआरएनए, पॉलीपेप्टाइड चेन का जो स्ट्रक्चर बन गया है, इसको तोड़ देता है। मतलब यहाँ से ये कॉम्प्लेक्स खोल के निकल जाता है। और यहाँ पे जो पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम बैठा है वो किसके लिए बैठा है, वो वेट कर रहा है कि कब यहाँ पे एक नया अमाइनो एसिड आएगा तो इसको खोल के इसके साथ जोड़ देगा। लेकिन यहाँ पे तो अमाइनो एसिड आएगा नहीं, इसलिए ये चेन और लंबा नहीं होगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा और ये कॉम्प्लेक्स भी रिलीज हो जाएगा और ये प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा टर्मिनेशन जिसमें हेल्प किया रिलीजिंग फैक्टर्स। तो ये रहा ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स, एकदम जितना आसानी से हो सके मैं आपको समझाया, ठीक है। अगर अच्छा लगा होगा तो आप ये वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही, और कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आके सवाल मुझे कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।